हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आगे चल रहे हैं एनसीईआरटी बेस पे जितने भी मैथ्स हैं फिजिक्स के फर्स्ट अध्याय के उनको एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिकली 1.10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी प्रश्न पढ़े थे वो बेसिकली सारा वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्लासरूम में पढ़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी हम लोग से वैसा ही बने। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखो यार, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। कूलम मीटर से याद आ रहा होगा कि ये कूलम मीटर हमारा किस चीज की यूनिट है, याद करो, डायपोल मोमेंट का। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग कहते हैं का कोई द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, का परिमाण दिया हुआ है और उसकी जो दिशा है दोनों की एक दूसरे से वो 30 डिग्री के कोण पर है। हमको ये पता करना है कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके वजह से जो बल आघूर्ण क्रिएट होगा वो कितना होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ वो निकाल लेते हैं। हम लोग के पास जो मान है द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट जिसका मान है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, हम लोग ये जानते हैं बल आघूर्ण P क्रॉस बल आघूर्ण को टाउ से इंडिकेट करते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E है ना, टाउ इक्वल टू P E ये हो गया साइन थीटा, क्रॉस की वजह से ये साइन थीटा हो गया। और क्वेश्चन ये भी करता है कि ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री के एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो टाउ का हमको मान निकालना है, यानी हम अगर इसको मोड फॉर्म में डाल दें तो बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा हमारे पास निकल के आ गया। टाउ इक्वल टू P का मान हमारे पास ऑलरेडी है 4 × 10⁻⁹ इंटू E का मान 5 × 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, यानी टाउ इक्वल टू 20 × 10⁻⁹ प्लस 4 × 10 30 का मान 1/2। ये हमारे पास कितना हो गया 10, यानी टाउ इक्वल टू 10⁻⁵ प्लस 1 यानी टाउ इक्वल टू 10⁻⁴ निकला। लेकिन इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट की जहां तक की बात है, या तो हम लोग को याद हो तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे, देखो टाउ इक्वल टू बेसिकली हम लोग क्या पढ़े हैं P × E या P क्रॉस E, P क्रॉस E किए हुए थे, फिर इसको साइन के फॉर्म में तोड़े, मैग्नीट्यूड फॉर्म पे ले लिए। P यानी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का हो गया कूलम मीटर, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, चलो E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता का मान हो गया न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, पर कूलम ये दोनों कैंसिल आउट हुआ यानी न्यूटन मीटर। तो हम लोग यहाँ इसकी यूनिट लिख सकते हैं आसानी से, न्यूटन मीटर। ये हो गया उस बल आघूर्ण का परिमाण जो प्रश्न में कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं हम लोग। ये दूसरे क्वेश्चन पर है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं पहले से। क्या है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁶ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। मान लिया जाए कि A जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कह रहे हैं ऊन और B कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कह रहे हैं पॉलीथीन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आके रबिंग हो रहा है यानी घर्षण हो रहा है। घर्षण के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कितना आता है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा, अगर इसके पास -3 × 10⁻⁷ कूलम अगर आता है तो ऑफकोर्स यहाँ से 3 × 10⁻⁷ कूलम आउट हुआ होगा, निकला होगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आया है। ठीक है, ये क्लास में अच्छे से हम लोग पढ़ रहे थे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट समझाए थे तभी हम सभी बच्चों को अच्छे से बताए थे कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़न होता है यानी घर्षण होता है या रबिंग होता है तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मिंग होता है। तो जितना अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जितना इलेक्ट्रॉन किसी को रिलीज करता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा होगा कि पॉलीथीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, रबिंग के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तभी तो इसके पास माइनस है। ठीक है, इतना ऋणात्मक आवेश इसके पास आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आवेश आ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो
स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ये तो पता चल गया किस पदार्थ से, तो ऊन से कहाँ पर, पॉलीथीन पे, ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को बतानी है, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को चार्ज के साथ कैसे डिफाइन किए थे। तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्वांटमीकृत या क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटीकृत में क्या पढ़े थे, Q बराबर प्लस माइनस NE, ये हम लोगों के पास फार्मूला था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होनी है तो N इक्वल टू Q बाई E पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस में हो या माइनस में हो ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, हमको यहाँ परिमाण की बात करनी है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए कोई डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे। N इक्वल टू चार्ज का मान दिया हुआ 3 × 10⁻⁷ और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जो एलिमेंट्री वैल्यू होती है उसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, आओ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 × 10, अगर हम ये हटाते हैं नीचे 16 × 10⁻⁷ प्लस 19, कुल मिलाकर 30/16 × 10⁻12 हो गया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 16 × 16 0.90 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। तो चूंकि यहाँ 1.90 है, अप्रॉक्सिमली हम इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल है 2 × 10⁻12। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर कर रहा है, किस पदार्थ से, यानी हम कह सकते हैं कि ऊन से 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, निकलकर पॉलीथीन में इतना ही 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट जितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, अगला उतना ही गेन करेगा। जो लूज करेगा वो पॉजिटिव में होगा और जो गेन करेगा वो नेगेटिव में होगा। इस वजह से इस क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया गया है कि उनके टुकड़े के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव 3 × 10⁻⁷ कूलम है। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है बी नंबर प्रश्न, अगर हम लोग गौर से देखें तो बी नंबर ये कह रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहिति का स्थानांतरण हो रहा है, यानी मतलब इसका ये कहना है कि द्रव्यमान का, क्या द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो रहा है, तो बिल्कुल ये हो रहा है। क्योंकि याद करो क्लास में कई बार हम बता चुके हैं कि अगर कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी अपने साथ वो उतना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास को भी लेके जा रहा है। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके साथ तो इतना चार्ज जाता ही है। ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg, ये भी तो इसके साथ जा रहा है। मान लीजिए हम मार्केट से 1 kg कोई सामान खरीदते हैं तो हम उसके बदले अमाउंट तो दे ही रहे हैं, लेकिन बदले में हमारे पास 1 kg का अमाउंट भी आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इतना उसका जो द्रव्यमान है वो जाएगा या आएगा। सपोज मान लो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि ऊन जो है इतना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब है इतना इनटू एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है उतना वो मास यानी द्रव्यमान भी वो लूज कर रहा है। एक तरह से समझो, मतलब हम अपने हाथ को एक बार ऐसे रगड़ते हैं और 1000 इलेक्ट्रॉन्स इस हाथ से इस हाथ में आता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास का भी ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कितना हो रहा है, तो लिखना है कि हाँ ऑफकोर्स उनसे संहिति का स्थानांतरण हो रहा है। और ये कितना हो रहा है, तो ये n × 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n कितना निकला हुआ था 2 × 10⁻12 × 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये इतना मान है, यानी ये हम कह सकते हैं 2.18 इतना × 10⁻12 - 31 18.2 × 10 इतना। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और इधर कर लेते तो 1.82 × 10⁻18 kg, यानी इतने द्रव्यमान का भी ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है। इतना तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर द्रव्यमान की भी ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है। ये है बेसिकली सेकंड क्वेश्चन जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं सभी बातों को। पहला ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ अगर घर्षण होगा, रबिंग होगा, तो वहाँ पर चार्ज का ट्रांसफॉर्मिंग होगा, ये क्लियर हो गई। कितनी होती है वो क्वांटीकृत यानी क्वांटाइजेशन का जो फॉर्म पढ़े थे
Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वहाँ से एन निकाल लिए, यानी इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मिंग होगा वहीं पर उसका द्रव्यमान भी उसके साथ साथ जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो यही कह रहा है कि क्या ऊन से सहित का स्थानांतरण होगा, यानी मास का ट्रांसफॉर्मिंग होगा, बिल्कुल होगा, और वो इतना होगा, यानी इतना द्रव्यमान जो है ऊन लॉस करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, और जो गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन के ऊपर इतना वेट उसका बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए। ये तीसरा प्रश्न है जो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो यार क्या लिखे हैं, प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखे हैं, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले यानी ए और बी के केंद्रों से बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अगर हम ए और बी ये दो गोला मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी है r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना सेंटीमीटर में, ठीक है। यदि दोनों गोले पर पृथक पृथक आवेश इतना लग रहा है, ठीक है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, लेकिन इसमें पारस्परिक विद्युत स्थिति की प्रतिकर्षण बल, ये प्रतिकर्षण क्या बताता है कि इस दोनों का मैग्नीट्यूड तो साथ में इक्वल है ही, जो भी इसमें है दिया हुआ, और साथ ही इसका दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल है। इसका मतलब है कि क्यू ए का मान 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में भी कह रहा है, और तब क्यू बी जो सेकेंड चार्ज है जिसका, उसका भी मान हमारे पास 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम होगा पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो कहता है कि इसके बीच की दूरी की तुलना अगर हम इसके गोले, सपोज इसको हम गोला माने हुए रहते हैं, तो इसकी जो त्रिज्या है उसको नगण्य मानते हैं दूरी की तुलना के रूप में, ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ही पुट करेंगे। तो कहा गया है कि इस पे कितना बल लगेगा, ये हम लोग को पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यानी Q जो पहला आवेश है वो हमारे पास है 5 10⁻⁷ कूलम पॉजिटिव, QB सेकंड जो चार्ज है ये सेम वही है, इस वजह से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और दूरी जिसको हम r से इंडिकेट करेंगे ये 50 सेंटीमीटर है, तो 50/100 ये मीटर हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी हम इसको कह सकते हैं 2 टाइम्स, यानी 1/2 मीटर, r इक्वल टू 1/2 मीटर पुट करेंगे। तो हम लोग ये अच्छे से जान रहे हैं कि कूलम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को यही एक्सप्लेन किया गया था कूलम के द्वारा। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाई r², ठीक है। बेसिकली ये पूरी कहानी एयर के साथ या भूकंप में हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसके लिए मान बैठाएंगे 9 इंटू 10⁹ कूलम QA चार्ज का मान 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ बाय 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू 9 इंटू ये 4 हो गया और ये ऊपर आ गया इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 के बेस वाला प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 9 -7 ठीक है, ये दोनों हट रहा है, दो और शून्य नीचे आ गया। F इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 65 इंटू 65 बाई 100 इंटू 10⁻⁻14 का 9 5 हो गया, ठीक है, 7 14 5, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ से 5 टाइम्स कटेगा, 13 × 5 65, 20 × 5 100, 5 चौकी 20, 13 × 5 65, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 9 F इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया 9 इंटू 169 इंटू 10⁻⁵, F इक्वल टू अननोन माइल का के हाथ में 8, 9 × 54, 8 62 के 2 हाथ में 8 9 8 9 9 15 इंटू 10⁻⁵, यानी F इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻3 शून्य यहाँ 2, इतना न्यूटन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये मान हमारे पास निकला। यानी ये जो चार्ज है दोनों एक दूसरे पर इतना फोर्स अप्लाई करेगा, यानी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने के क्रम में इतनी फोर्स लगेगी। नेक्स्ट आगे इसका क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे बी नंबर ये कह रहा है, ये सॉल्यूशन हमारा ए हो गया। बी का सॉल्यूशन कहता है कि अगर आप चार्ज को दोगुना कर दें, यानी अब जो नया फोर्स बन रहा है ये तो उसी कॉन्सेप्ट में है, एयर पे ही है,
लेकिन जो नया बन रहा है वो 2 गुना क्यू ए हो गया, मतलब चार्ज को हम 2 गुना कर लिए, पहले वाले चार्ज को मान पुट करेंगे, देखते हैं पहले क्या होता है। दूसरे वाले को भी हमने 2 गुना कर लिया, और दूरी को क्या कर रहा है प्रश्न से, आप इसको आधा कर लीजिए, r/2 कर लीजिए, तो r/2 का स्क्वायर हो गया। तो F टेस्ट जो नया फोर्स बन रहा है हम लोगों के पास 2 दूनी 4 QA QB बाय r² बाई 4 हो गया, यानी कुल मिलाकर F डैश जो है ये 4 ऊपर चला गया, 4 × 4 16 टाइम इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB बाय r²। ठीक है, याद करो अभी जस्ट हम लोग निकाले हुए हैं, इसी को हम फोर्स कहते हैं, फर्स्ट टाइम का फोर्स यानी F, और इस F का मान हमारे पास है, तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं, यानी नया जो फोर्स बनेगा वो 16 × F 1.5 × 10⁻²। ठीक है, तो F डैश इक्वल टू 16 × 5 80, 0 8 में 8, 16 और 8 24, इतना पॉइंट इंटू 10⁻², यानी F डैश जो निकल गया वो 24 इंटू 10⁻² न्यूटन कर सकते हैं, या नहीं तो इसी को हम F डैश इक्वल टू 0.24 न्यूटन, ये निकल गया जो सेकेंड टाइम फोर्स लगा, जिसमें हमने चार्ज को 2 गुना कर लिया और दूरी को हम लोग आधा कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में हमारे पास जो मान आ रहा है देख सकते हैं हम लोग, जो फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है बी नंबर की, आप चार्ज को डबल कर लीजिए, दोनों को डबल कर दिए, दूरी को हाफ कर दीजिए, r/2 कर दिए, स्क्वायर किए, ये 2 दूनी 4 हमारे पास निकल गया, नीचे का ये 4 है और ये ऊपर जाएगा तो 16 होगा, 4 × 4, और ये कुल मिलाकर जितना मान बचा इसी को तो F कह रहे थे, जो हम लोग फॉर्मूला में भी निकाले हुए मान उसको हम यहाँ पुट करके ये सॉल्व किए। तो बेसिकली आज के क्वेश्चन पे हम लोग 3 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में सभी विद्यार्थी को आएगा। आगे ऐसे ही एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स बचे हैं पहले यूनिट्स में, उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखो।